सोचो, तुम एक ऐसे शहर के नीचे उतरते हो जहां जमीन के अंदर मिले जुले अंधेरे रास्ते हैं। दीवारों पर हजारों लाखों खोपड़ियां और हड्डियां लाइन से लगी हैं। आज के टाइम में वहां रोशनी है, गाइड है जो मुस्कान के साथ सबको घुमाते हैं। लेकिन 1960 में जब मशहूर फोटोग्राफर फेलिक्स नैदर वहां गया था, तब न बिजली थी न आसान लाइट। उसने अंधेरे मौत के साम्राज्य में तस्वीरें लेने का इरादा बनाया, और इस इरादे को पूरा करने के लिए उसे बंसन बैटरी, मैनेक्विन्स और बहुत सब्र का सहारा लेना पड़ा। यही थी उसकी हिम्मत भरी कहानी। सोचो, 19वीं सदी का पेरिस, एक शहर जो तेज़ रफ्तार से बदल रहा था। साल 1863 में मशहूर फोटोग्राफर फेलिक्स नादर एक बड़े से एयरशिप लेजेंड में आसमान की ऊंचाइयों तक गया। ऊपर से उसने पेरिस को देखा। पुरानी इमारतें तोड़कर नए सीधे सीधे बुलेवार्ड बना रहे थे। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी मेडिवल गलियां अब साफ और खुली सड़कों में बदल रही थीं। शहर का चेहरा बदल रहा था, लेकिन सब कुछ ऊपर से दिखाई नहीं देता था। नीचे भीड़ भरे शहर में सेहत और गंदगी का मसाला बढ़ रहा था, और नए अंडरग्राउंड सिस्टम बनाए जा रहे थे ताकि गंदे पानी और वेस्ट को कंट्रोल किया जा सके। इसी वक्त जब नादर आसमान में उड़ा था, तब उसने उल्टा सफ़र भी किया। वो उतर गया अंधेरों में, पेरिस के सेवर्स और कैटाकॉम्स के सुरंगों में। वहाँ बीच डार्क टनल्स में उसने पहली बार आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करके एक ऐसी छुपी हुई दुनिया दुनिया को दिखाई जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। सोचो, तुम पेरिस गए हो, एक अजीब सी जगह है जहाँ रोज़ हज़ारों लोग एक छोटे से गेट के बाहर लाइन लगा के खड़े होते हैं। ये गेट किसी खास महल जैसा नहीं, बल्कि एक सिंपल सा एंट्रेंस है, प्लेस डेनवर्ड रोचर ऊपर। पहले इसे प्लेस डी एनफर यानी हेल स्क्वायर कहा जाता था। आज यहाँ एंट्री के लिए टाइम टिकट्स मिलते हैं, वरना भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता है। अंदर जाके मिलेगा तुम्हें एक नया लोगो, जिसमें एक सी के अंदर छुपी है एक खोपड़ी, और फिर एक गिफ्ट शॉप भी है जो खोपड़ी वाली चीज़ों से भरा है। सोवेनियर्स, की चेन्स, मैग्नेट्स, जिन पर लिखा होता है कीप कैल्म एंड रिमेंबर यू विल डाई। एक तरह से ये जगह मौत की याद दिलाती है, लेकिन आज लोग उसे एक एडवेंचर और मेमोरी बना के घर लेके जाते हैं। पेरिस के नीचे एक मौत का साम्राज्य छिपा हुआ है, जिसे आज हम कैटाकॉम्स कहते हैं। आज वहाँ इलेक्ट्रिक लाइट्स चमक रही हैं, गाइड मुस्कान के साथ टूरिस्ट को घुमाते हैं, और गिफ्ट शॉप में स्कूल वाले सोवेनियर्स बिकते हैं। लेकिन 1960 में जब मशहूर फोटोग्राफर फेलिक्स नैदर वहाँ उतरा था, सब कुछ अंधेरा था। आर्टिफिशियल लाइट अभी नया था। तस्वीर खींचने के लिए बंसन बैटरीज, मैनिक्विन्स और बहुत सारा सब्र चाहिए था। नादर वैसे भी एक अलग इंसान था। 1863 में वो एक बड़े एयरशिप लीजेंड में आसमान तक गया, और वहाँ से पेरिस का बदलता चेहरा देखा। पुराने बिल्डिंग्स तोड़ के नए सीधे साधे बुलेवर्ड बना रहे थे नज़र आ रहा था। लेकिन शहर के नीचे जो बदलाव हो रहा था, उसे देखने के लिए उसे उतरना पड़ा सेवर्स और कैटाकॉम्स की पीच डार्क सुरंगों में। वहीं उसने आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करके पहली बार एक नई छिपी हुई दुनिया दुनिया के सामने रखी। उसकी फ़ोटोग्राफ्स ने लोगों में एक अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। धीरे धीरे कैटाकॉम्स टूरिस्ट स्पॉट बन गए। साल 1867 की एक्सपोजिशन के बाद तो सिटी अथॉरिटीज़ ने वहाँ पब्लिक टूर शुरू कर दिए। आज भी जब तुम एंट्री टनल की सीलिंग को देखते हो, तो एक पुरानी लाइन नज़र आती है, जहाँ से टॉर्च ले जाने वाले टूरिस्ट को गाइड किया जाता था। एक तरह से कहा जाए तो आज पेरिस कैटाकॉम्स जितने पॉपुलर है, पीछे नादर का वो हिम्मत भरा सफ़र और उसके फ़ोटोग्राफ्स का बहुत बड़ा हाथ है। 1820 में जब गैस्पर्ड फेलिक्स टोर्नाचो पैदा हुआ, जो बाद में नादर नाम से मशहूर हुआ,
तब पेरिस बॉरबॉन मोनार्ची के अंडर था। शहर की पुरानी मेडिवल गलियां अभी भी टेढ़ी मेढ़ी घुमाव वाली थीं। लेकिन 1820s में एक नया बिल्डिंग बूम शुरू हो गया। नेपोलियन के एक्सपेंसिव कैंपेन ख़त्म होने के बाद जो पैसा आज़ाद हुआ उसे लोगों ने ज़मीन खरीदने बेचने और नए प्रोजेक्ट्स में लगाना शुरू कर दिया। फिर 1830s आई, किंग ल्यूइस फिलिपी का राज। तब प्रीफेक्ट लॉर्ड फिलिबर्ट दे रामब्यूटो ने शहर को नए तरीके से सजाना शुरू किया। साइड वॉक्स बनाए गए, नए ब्यूलीवर्ड जोड़े गए ताकि भीड़ भाड़ वाली गलियों को खुला किया जा सके। ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं था बल्कि सेहत के लिए भी ज़रूरी था। 1832 में आई कॉलेरा एपिडेमिक ने सबको हिला दिया था। टेंच गंदे और भरे हुए इलाके को लोग उस बीमारी की वजह मानते थे। और फिर 1830s में जब गरीब इलाकों में डेंच और रायोस फूट पड़े तो एक और सच सामने आया, ये कि टेढ़ी मेढ़ी छोटी गलियां बैरिकेड बनने के लिए परफेक्ट थीं। इस तरह जिस पेरिस में नादर बड़ा हुआ वो एक बदलते हुए, बेचैन और ख़ुद को नए रूप में ढालने की कोशिश करता शहर था। अब कहानी 1848 तक आ जाती है। जब नेपोलियन ने सत्ता संभाली तो उसने फैसला किया कि पेरिस को एक नई शक्ल दी जाएगी। उसने अपने आदमी जॉर्जस एजियन हाउसमन को जिम्मेदारी दी और फिर शुरू हुआ एक ऐसा लार्ज स्केल रिकंस्ट्रक्शन जिसमें पुराने पेरिस के लिए ज़्यादा जज्बात नहीं रखे गए। पुरानी टेढ़ी मेढ़ी गलियां तोड़ दी गईं, नए सीधे और चौड़े बुलेवर्ड बन गए, बड़े बिल्डिंग्स उठे और शहर एक मॉडर्न रंग में ढलने लगा। यही बदलाव नादर की आंखों को खींच ले गया। शहर की पुरानी रूह धीरे धीरे मिट रही थी और एक नया चमकता हुआ लेकिन थोड़ा बेदिल सा पेरिस सामने आ रहा था। जिसे हिस्टोरियन शिलेर राइस ने 1988 के आर्ट इन अमेरिका के एक ईजी में कहा था कि ये एक ऐसी मेटामॉर्फोसिस थी जो किसी भी नज़र को रोक लेती। और नादर तो वैसे भी दुनिया को नए नज़रिए से देखने वाला इंसान था। नादर कभी पुराने पत्थरों या इतिहास से भरी जगह के कोने ढूंढने नहीं गया। आज अलग था। वो बेजान चीज़ों को यादों की तस्वीर बनाने वालों में से नहीं था, बल्कि उसने सीधा छलांग लगाई उस नए पेरिस में जो हुस्सेमन के बदलावों से जन्म ले रहा था। उसकी नज़र उन जगहों पर थी जहाँ शहर की रूह नए रंग में ढल रही थी, खासकर उसके सेवर के अंधेरों और आसमान से खींची गई तस्वीरों में। ये नई सोच, नया शहर और 19वीं सदी अर्बन प्लानिंग का असली चेहरा सबसे ज़्यादा चमक के सामने आता था। नादर ने थोड़ा वक्त तो मेडिसिन पढ़ने में लगाया, लेकिन 20 साल की उम्र तक उसने अपना रास्ता तय कर लिया था। उसका दिल लिटरेचर और फोटोग्राफी में था, जो 1855 में उसने अपने भाई के साथ मिलकर अपना पहला फोटोग्राफी स्टूडियो खोला। लंबा कद, लाल बाल और मोटी मूंछ। नादर खुद एक ऐसी पर्सनालिटी था जो दूर से ही पहचान में आ जाए, और उसने अपनी इस पहचान को और मजबूत बनाया अपने स्टूडियो के बाहर और अंदर हर जगह लाल रंग का इस्तेमाल करके। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े रेड गैस लाइट्स लेटर्स में उसका नाम चमकता था, नादर। उस स्टूडियो में उसने अपने कैमरा से उस दौर के मशहूर चेहरों को अमर कर दिया। विक्टर ह्यूगो, जॉर्ज सैंड, चार्लेस बॉडरेलायर, हॉनर द बेल्जी जैसे कलाकार और लिखने वाले। नादर हमेशा नए तरीके ढूंढता था। उसने उस वक्त के नई टेक्निक, कॉलेजियन प्रोसेस और ग्लास प्लेट नेगेटिव्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे एक तस्वीर के कई कॉपीज बन पाते थे। ये एक बड़ा कदम था क्योंकि पहले जो डेजिरोटाइप होता था उसमें सिर्फ एक ही कॉपी निकलती थी। नादर सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तक सीमित नहीं था, उसने रोशनी के नए तरीके भी ढूंढे। उसने एक वाइड सिस्टम बनाया जिसमें जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बेंसन के 1840s में इन्वेंट किए गए बेंसन बैटरीज का इस्तेमाल होता था। ये बैटरीज मेटल और एसिड केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करती थी। नादर इन्हें जोड़कर इतनी इलेक्ट्रिक लाइट बना लेता था कि अंधेरे में भी तस्वीर खींच सके। उस वक्त फोटोग्राफी का मतलब था
सूरज की रोशनी, नेचुरल लाइट। ऐसे में नादर का अंधेरे में कैमरा उठाना एक रिवॉल्यूशन से कम नहीं था, लेकिन ये आसान भी नहीं था। सबसे पहले उसने ये एक्सपेरिमेंट्स अपने स्टूडियो में किए। अपनी यादों में उसने लिखा है कि रात के वक्त जब उसकी ये आर्टिफिशियल रोशनी चमकी थी तो बुलेवार्ड पर चलने वाले लोग रुक जाते थे, जैसे कुछ जादू ही देख रहे हों। और लोग तो खुद ब खुद खींचकर उसके स्टूडियो के अंदर चले आते थे, जैसे पतंगे रोशनी की तरफ खींच जाते हैं। नादर के लिए अगला बड़ा चैलेंज था अपनी इस रोशनी के एक्सपेरिमेंट को ज़मीन के नीचे ले जाना, पेरिस के सेवर्स और कैटाकॉम्स तक। ये तस्वीरों के सफ़र की एग्जैक्ट तारीख पकड़ना मुश्किल है। आर्ट हिस्टोरियल सिल्वाई यूबेनस लिखती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये 1861 में हुआ था, कुछ कहते हैं कि 1865 में, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है कि ये एक ही 3 महीने की लंबी कैंची थी जिसमें उसने अंधेरों को तस्वीरों में बदला। खुद नादर भी अपनी लिखाइयों में इन दोनों एक्सपीडिशंस को ऐसे बताता था जैसे वो एक साथ ही हुई हो। ये भी पता चला है कि 1862 के इंटरनेशनल एग्जीबिशंस इन लंदन में उसकी एक कैटाकॉम्स वाली फ़ोटोग्राफ लगाई गई थी। मतलब ये साफ है कि उसका ये डेयरिंग डिसेंट लगभग 1861 के आसपास हुआ था। 1860s तक आते आते पेरिस के कैटाकॉम्स एक पुराने मसले का नया हल बन चुका था। शताब्दी दर शताब्दी जो लोग शहर के गिरजाघरों और छोटे कब्रिस्तानों में दफनाए गए थे, उनकी हड्डियां और लाशें अब इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि जगह ख़त्म पड़ने लगी। पूरा शहर एक केमिस्ट्री क्राइसिस का सामना कर रहा था। पुराने तरीके काम के नहीं रहे, इसलिए उन सबको एक जगह शिफ्ट करके ज़मीन के नीचे कैटाकॉम्स में रखा गया ताकि पेरिस के रास्ते और ज़िंदगी उन बोझिली यादों से आज़ाद हो सके। सोचो, 18वीं सदी का पेरिस। उस वक्त के ब्यूरल ग्राउंड्स एकदम ही अजीब और डरावने जगह हुआ करते थे। उनमें से बड़ा और पुराना था सिमेटायर डेस इनोसेंट्स, जहां 12वीं सदी से पेरिसियंस को दफनाया जा रहा था। ये कब्रिस्तान शहर के बीचों बीच था, लेस हॉल्स मार्केट के बिल्कुल पास। राजा फिलिप्पी ऑगस्ट ने एक दीवार बनवाकर जिंदा लोगों और मुर्दों के बीच थोड़ा फासला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाजार की भीड़ और गंदगी स्थान तक आ ही जाती थी। एक तरफ ताज़े फल और सब्जियों की चीख पुकार, दूसरी तरफ मिट्टी के नीचे गलती हुई लाशों की बदबू। दोनों मिलकर हवा को जहरीला बना देते थे। उस वक्त लोगों का मानना था कि बीमारियां म्यास्मा यानी बैड एयर से फैलती है, इसलिए ये हवा लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। फिर आया 70-80s का एक हॉरर जैसा वाकया। एक घर का सेलर की ज़मीन टूट गई और कब्रिस्तान की लाशें सीधी उसकी बेसमेंट पे जा पड़ी। सोचो, एक नॉर्मल घर के नीचे अचानक हड्डियां और कॉर्पसेस गिरना शुरू हो गईं। मेडिकल एक्सपर्ट एंटोन एलेक्जेंडर कैडेट दिव्यॉक्स ने रॉयल एकेडमी को साइंसेस ऑफ रिपोर्ट भेजी और कहा कि ये कैडेविरस एक्सलेशंस यानी लाशों की जहरीली बदबू इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। आखिरकार वो कब्रिस्तान बंद कर दिया गया, लेकिन एक नया सवाल सामने खड़ा था। अब इतने सालों के मरे हुए लोगों को रखे कहाँ? जब पेरिस अपने लाशों के बोझ से परेशान था, तब एक और मुसीबत ने इसका हल दिखाया। शहर की बुनियाद एक बड़े डिपॉजिट पर बनी थी, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। ये पत्थर बहुत ही खास था क्योंकि इसमें पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल्स भी मिले थे। इस जिप्सम को लोगों ने पहले अपनी इमारतों के लिए तोड़कर निकाला था, चाहे वो रोमन शहर का लुटेटिया का कंस्ट्रक्शन हो या फिर लुवेर और नॉट्रे डेम जैसे मशहूर इमारतों का। लेकिन इतने सालों की माइनिंग ने शहर के नीचे एक पूरा जाल बनवा दिया था, गहरी और लंबी सुरंगें। ज़्यादा लोग इनके बारे में सोचते भी नहीं थे, जब तक कि 1770s में एक के बाद एक हादसे नहीं हुए। 1774 में एक माइन कॉलप्स ने एक पूरे रास्ते का हिस्सा निगल लिया। सिर्फ 4 साल बाद 1778 में एक पूरी इमारत
धंस कर इन्हीं खोखली सुरंगों में गिर गई। तब शहर को समझ आया कि ये मसला कितना बड़ा है। इसलिए एक नई इंस्टीट्यूशन बनाई गई, इंस्पेक्शन जनरल डेस्क कैरियर्स, जिसका काम था माइंस की जांच और उन्हें ठीक करना। तभी पहली बार लोगों को पता चला कि पेरिस के नीचे कितनी विशाल और बेहतरीन सुरंगें हैं। और फिर 1985 आया, जब फैसला हुआ कि जो स्केलेटॉन सिमेटायर देस इनोसेंट्स और बाकी क्राउडेड कब्रिस्तान में पड़े थे, उन्हें रात दर रात इन्हीं क्वारीज में ले जाकर रखा जाए। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे हम आज पेरिस के कैटाकॉम्स कहते हैं। शुरुआत में जब लाशें कैटाकॉम्स में लाई गईं तो उन्हें बस ढेरों में एक के ऊपर एक रख दिया जाता था। अंधेरा था और बस हड्डियों के पहाड़ बन गए थे। लेकिन 1800s के शुरुआती दिनों में एक इंस्पेक्टर हेरिकार्ड दे थियोरी ने सोचा कि इस जगह को बेहतर तरीके से सजाना चाहिए। उसने हड्डियों और खोपड़ियों को बस फेंक कर नहीं, बल्कि पैटर्न्स, लंबे रोज और क्रॉसेस की शक्ल में सजाना शुरू किया। नीचे ज़मीन के अंदर ही एल्टर्स और कॉलम्स बनाए गए। दीवार पर फ्लैक्यूस लगाई गईं, जिसमें दार्शनिक और सोचने पर मजबूर करने वाले क्योर्स लिखे गए, ताकि जो लोग यहाँ आए वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में सोचें। 1809 तक ये जगह एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। लोग लाइन में खड़े होते, नीचे उतरते और एक जिंदा म्यूजियम जैसी दुनिया देखकर हैरान रह जाते। दे थ्योरी खुद कहते थे कि इस जगह को बचाना और संभालना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिनों में इसके साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। यही वही कैटाकॉम्स थी जहां 1792 के सितंबर मैसेक्रेस के शिखर, वो कैदीस जिन्हें इस डर से मारा गया था कि कहीं वो काउंटर रिवॉल्यूशनरीज का साथ ना दे दें, उन सबको मास ब्यूरियल करके रखा गया। इस तरह कैटाकॉम्ब सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं, बल्कि एक साइलेंट विटनेस बन गई, पेरिस के खूनी इतिहास की गवाह। ज़मीन के नीचे जो ये मौत का साम्राज्य बना था, वो अपने तरीके से ऊपर के पेरिस की दुनिया का आईना बन गया था। कैटाकॉम्ब्स का नाम तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही रखा गया था, लेकिन उन्हें कैटाकॉम्ब्स कहना खुद एक रोमन इन्फ्लूशन था। जैसे 1780s या 90s के दौरान रिवॉल्यूशनरीज अपनी स्पीचेस में रोमन सीनेट का जिक्र करते थे या अपने सर पर फ्रिजियन कैप पहनते थे, एक आज़ादी का निशान। नीचे हड्डियों के इस समंदर में एक अजीब सी बराबरी थी। यहाँ किसी का अलग से मकबरा नहीं था और ना ही किसी का नाम था। राजा हो या गरीब, सिपाही हो या मजदूर, सब एक जैसे खोपड़ी और हड्डियों में बदल दिए गए थे। इतने सारे ढांचों को एक साथ देखकर ये सोचना भी बेकार लगता था कि कौन कहाँ का है। इसी मंजर को नादर ने अपने एक मशहूर ऐसे पेरिस अबव एंड बिलो में लिखा था, जो 1867 के एक्सपोजिशन यूनिवर्सल के दौरान पब्लिश हुआ। उसने बताया कैसे नीचे का ये मॉर्टल सिन इंसान को मौत की सच्चाई से रूबरू कराता है। एक ऐसी जगह जहाँ सब एक जैसे हो जाते हैं। समझ लो कि एक कहानी जैसे मौत के सामने सब बराबर हो जाते हैं। वही बड़ी बड़ी शान और शौकत वाले राजा महाराजा भी और गरीब से गरीब इंसान भी, एक मेरोविजियन राजा भी अब हमेशा की खामोशी में उन्हीं लोगों के पास लेते हैं जो 1792 के कत्ले आम में मार दिए गए थे। वैल्यूस हो या ब्यूरबॉन, ऑर्लियंस हो या स्टुअर्ट, सभी एक जैसे मिट्टी में मिल गए, बिना किसी भेदभाव के। जो कभी महलों में रहते थे, अब वही कोर्ट ऑफ मारेकल्स के भिखारियों और चोर उच्चाकों के पास ही गलते सड़ते पड़े हैं। और उनके बीच में वो 2000 लोग भी हैं जो एसटी बर्थोलोम्यू की रात धर्म के नाम पर कत्ल कर दिए गए थे। एक वक्त था जब ये सभी अपनी शान, ताकत और नाम के लिए मशहूर थे, लेकिन मौत के बाद सब एक ही मिट्टी में, एक ही खामोशी में बराबर हो गए। और इस लंबे सिलसिले में, जिसमें कभी राजा महाराजाओं और गरीबों की लाशें शामिल थीं, वहीं उन लोगों के नाम भी जुड़ गए जो फ्रेंच क्रांति के दौरान या तो शिखर बने या फिर खुद शिकारी थे। यहाँ सब एक साथ हैं, एक ही अंधेरे समंदर में खम हो जाने जैसे।
जहाँ हर निशानी, हर पहचान एक ऐसी भीड़ में खो गई है जिसमें सिर्फ लाखों बेनाम और अनजान चेहरे बचे हैं। मौत ने सबको एक ही मंजिल में समेट लिया हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सिर्फ एक बेपनाह सन्नाटा। सोचो, वो ज़माना जब पेरिस की अंधेरी और रहस्यमय कैटाकॉम्स में पहली बार कैमरे की रोशनी उतरी थी। ये वही दौर था जब द थ्योरी के बाद कैटाकॉम्स को नए ढंग से सजाया गया था, जहाँ हजारों बिखरी हुई हड्डियाँ और खोपड़ियाँ किसी आधुनिक मृत्यु स्थल की तरह कतारों में जमाई गई थी। नादार, जो उस वक्त के सबसे बड़े फोटोग्राफर माने जाते थे, वहाँ पहुँचे अपनी कला को इतिहास से जोड़ने। पर यह सफ़र आसान नहीं था। उन दिनों बिजली नहीं थी और तस्वीरें लेने के लिए उन्हें भारी भरकम बनसेन बैटरियां इस्तेमाल करनी पड़ती। दर्जनों बैटरियां जोड़कर तारों से नीचे उतारनी पड़ती, क्योंकि संकरी सुरंगों में सबको साथ ले जाना मुमकिन ही नहीं था। कई बार बैटरियां ऊपर सड़क पर छोड़नी पड़ती और लंबे लंबे तार नीचे खींचने पड़ते। ये काम इतना थकाने वाला और समय लेने वाला था कि उनके एक सहायक ने तंग आकर कह ही दिया, हम तो यही बूढ़े हो रहे हैं। ये समय था जब नादर ने सबसे पहली बार मौत के इस अद्भुत और भयानक दुनिया को अपनी तस्वीरों में उतारा। उनकी तस्वीरों में खोपड़ियों से भरी दीवारों की जियोमेट्री एकदम साफ नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे हर तरफ बस हड्डियां ही हड्डियां हों। लंबी सुरंगें और उनके नीचे झुकी हुई छत तस्वीर देखने वाले के दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती थी, जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो, जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। कुछ तस्वीरों में तो ये भी दिखाया गया था कि कैसे इंसान यहाँ हड्डियाँ उठाकर एक के ऊपर एक जमा करते थे, जैसे मौत का एक श्रमदान चल रहा हो। उस दौर में तस्वीर खींचने के लिए कैमरा को देर तक खुला रखना पड़ता था, कभी कभी पूरे 18 मिनट तक। इसी वजह से नादर ने एक असली मजदूर की जगह एक पुतले का सहारा लिया था, ताकि लंबी एक्सप्योर में वो तस्वीर ठीक से बन सके। उन्होंने खुद भी कहा था कि असली आदमी इतने देर तक हिले बिना खड़ा रह ही नहीं सकता। वो कहते हैं, मुझे लगा कि आपने दिखाए जा रहे मंजर को और ज़्यादा ज़िंदा और समझने लायक बनाने के लिए एक इंसानी शक्ल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि तस्वीर खूबसूरत लगे, बल्कि इसीलिए भी ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो सके कि जगह कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। अक्सर ये बात खुदाई करने वाले लोग भूल जाते हैं और फिर समझने में दिक्कत होती है। लेकिन मुश्किल ये थी कि जब मुझे कैमरा के लिए 18 मिनट तक एक्सप्योर देना पड़ता था, तब एक इंसान से इतनी देर बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े रहना नामुमकिन सा होता था। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने एक नया तरीका निकाला, मैनीक्यूएंस यानी पुतलों का। उन्होंने कहा, उन्हें मैंने मंजरों के कपड़ों में तैयार किया और मंजर में इस तरह खड़ा कर दिया, देखने में सब कुछ प्राकृतिक और आसान लगे। सोचो, एक पुरानी भयानक सी जगह, कैटाकॉम्स, जहाँ चारों तरफ सिर्फ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ लगी हैं। उसी अंधेरी जगह में एक तस्वीर खींची गई थी जो और सबसे अलग थी, क्योंकि उस तस्वीर में एक जिंदा इंसान भी था, खुद फोटोग्राफर नादर। नादर वहाँ एक दीवार के सहारे बैठा था, जिस दीवार पर हड्डियों का ढेर था। उसके पैरों के पास वो सारे केमिकल्स रखे थे जो तस्वीर खींचने के लिए कोलेजन एम्यूल्सन प्रोसेस में यूज़ होते थे। तस्वीर सिर्फ एक फ़ोटो नहीं थी, बल्कि नादर के मेहनत भरे सफ़र की एक झलक थी, एक कहानी थी कि तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और जुनून छुपा होता है। और एक फ़ोटो में एक छोटी सी मैग्नीशियम लैंप दिखाई देती है जो तस्वीर के कोने में रखी थी। उससे ये याद आता है कि कैटाकॉम्स जैसे अंधेरे में रोशनी अपने आप नहीं आती, उसे इंसान को अपनी मेहनत से लाना पड़ता है। मतलब हर चमक के पीछे एक इंसान का जुनून और संघर्ष छुपा होता है। नादर एक ऐसा शख्स था जो हमेशा नई चीज़ों को कैप्चर करना चाहता था, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आती। उसके पास जो कैमरा और सामान था वो बहुत भारी भरकम था। कभी मशीन ख़राब हो जाती, कभी उसके केमिकल्स और बैटरी से अजीब बदबूदार धुआं निकलता, लेकिन फिर भी
नादर ने हार नहीं मानी। सोचो, वो अपना बड़ा सा कैमरा, केमिकल्स और एक मैनेक्विन तक लेकर अंडरग्राउंड सेवर के अंदर उतर जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो उन अंधेरों, उन बड़े बड़े सुरंगों और पाइप के अंदर की तस्वीर लोगों तक ला सके। बाद में एक मशहूर सोचवान वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा कि नादर की ये तस्वीरें वाकई एक नई दुनिया दिखाती है। पहली बार कैमरा के लेंस को ऐसे इस्तेमाल किया गया था जैसे वो सिर्फ तस्वीर खींचने का ज़रिया ना हो, बल्कि नई चीज़ों की खोज करने का एक ज़रिया बन गया हो। मतलब नादर ने दुनिया को दिखाया कि कैमरा सिर्फ फ़ोटो लेने की मशीन नहीं, बल्कि एक खोज का हथियार भी है। नादर ने 1873 के बाद धीरे धीरे फ़ोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन उसकी तस्वीरों ने पेरिस की वो दुनिया दिखा दी जो या तो आसमान से दिखती थी या ज़मीन के नीचे छुपी रहती थी।